हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे अपन लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज में डायग्राम वगैरह सब पे टिक लगा लेना। ये सेवन्थ पेज, ये पढ़ेंगे नॉर्मल प्रॉफिट लॉस। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और एक ये पढ़ेंगे बस। लास्ट पेज में बस ये टिक लगा लो। बच्चों, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर अपन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है उसका मतलब समझा दूँ। परफेक्ट कंपटीशन को समझाने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए दो बातें बोली जाती हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है, क्या समझा रहा हूँ सबसे पहले, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, ठीक है। फिर चैप्टर का जो नाम है वो पढ़ेंगे, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, ठीक है। और लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती है, कंपटीशन भी परफेक्ट होता है। तो तुम्हें जो फर्स्ट लाइन में टिक लगवाया उसमें लिखा है लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर और टू मच कंपटीशन, ठीक है। और तीसरा वर्ड है वन प्राइस प्रेवेल। यानी कि अगर परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देनी है तो तीन चीज़ से दे सकते हो, तीन चीज़ से। कौन कौन सी तीन चीज़? पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, भर भर के बायर सेलर रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कंपटीशन जो होता है ना सप्लायर के बीच में, वो बहुत ज़्यादा होता है, टू मच कंपटीशन, ठीक है। तभी तो नाम ही क्या पड़ गया, परफेक्ट कंपटीशन, नाम ही परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और एक ही प्राइस रहती है मार्केट। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट जैसे मार्कर 10 रुपये में बिक रहा है तो सारे ही मार्केट के लोग मार्कर को 10 रुपये में ही बेचेंगे, ठीक है। कोई भी कम और ज़्यादा में नहीं बेचेगा। क्यों ऐसा होगा, क्या रीज़न है ये, तो ये अपन समझते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो अब अपन पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे तुम्हें मार्केट की थोड़ी और नॉलेज हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन को कई राइटर्स इमेजिनरी मार्केट भी बोलते हैं। इमेजिनरी मार्केट मतलब एक से इमेजिन किया गया कि भाई इतने बायर है, इतने ज़्यादा सेलर है। कुछ लोग परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल शेयर मार्केट का भी देते हैं, बोलते कि शेयर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कैसे है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के समझते हैं। तो आओ पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ले ताकि अपन को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। तो अपन ने फर्स्ट मीनिंग पे टिक लगा लिया था, मैं तुम्हें वीडियो में ही बता दिया। परफेक्ट कंपटीशन इज डेट कंडीशन ऑफ मार्केट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड देयर इज टू मच कंपटीशन अमंग देम, उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ओनली वन प्राइस प्रेवेल इन द होल मार्केट। अब इसके बारे में बढ़ते हैं, ऐसा क्यों। तो सबसे पहला, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट होता है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। एक ऐसा मार्केट जहाँ पर भर भर के बायर है, भर भर के सेलर, इतने बायर है, इतने सेलर है कि कोई एक बायर और एक सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। समझ रहे हो, होश में सारे बच्चे, कोई एक बायर और एक सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इतने बायर है, ठीक है। तो मैंने टिक लगवाया, सो दैट पर्टिकुलर बायर और सेलर इज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बाय हिज इंडिविजुअल एक्शन। कोई बायर सेलर अपने एक्शन से मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कोई प्राइस कम करने जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, सबके बारे में बताऊंगा तुम्हें। तो जब बायर सेलर बहुत ज़्यादा हो ना मार्केट में, तो कोई भी एक बंदा मार्केट को इन्फ्लुएंस, कोई भी एक बायर या एक सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। समझते हो ना इन्फ्लुएंस, क्योंकि हर बायर सेलर का मार्केट में नेग्लिजिबल शेयर है, बहुत कम शेयर, थोड़ा सा शेयर है। जैसे सपोज करो 10,000 बायर है, ठीक है, तो एक बायर का मार्केट में कितना शेयर हुआ, 1 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100,
1 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100 करोगे तो 0.01% आएगा, 0.01%, इतना सा शेयर। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब शेयर मार्केट, हाँ, जैसे अभी राकेश जुंझुनवाला वाला था उसमें तो पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे वाला एक्सेप्शन। शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, ये शेयर मार्केट होता है, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से पाया नहीं जाता। मैंने कहा ना, कुछ राइटर ऐसा बोलते हैं कि शेयर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट ही है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शेयर मार्केट में भी नहीं मिलेंगे, सारे ही मिल जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे इसने एग्जाम्पल, इसने बोला राकेश झुनझुनवाला, तो राकेश झुनझुनवाला क्या है, मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था, शेयर मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था। ठीक है, तो बहुत बड़ा बायर था, बहुत बड़ा वो था, बायर क्या मतलब, बहुत बड़ा वो था इन्वेस्टर शेयर मार्केट का, तो उससे मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था। ठीक है, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कैसा होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट कैसे होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सारे लोग एक ही जैसे प्रोडक्ट बेच रहे। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अलग अलग नाम से, जैसे अभी मार्कर लाते हैं तो ये रोडिटो का मार्कर है, सेलो का भी मार्कर आता है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी के, रेनॉल्ड्स, रोडिटो, सेलो, अलग अलग कंपनी के मार्कर आते हैं। तो ऐसा कुछ खास फ़र्क दिखता नहीं है मार्कर में कि भाई इसका ज़्यादा बढ़िया है, इसका ख़राब है, इसका अच्छा नहीं चलता है, इसका लाइट चलता है, इसका डार्क चलता है, ऐसा कुछ खास फ़र्क दिखता नहीं, बिल्कुल मतलब ऐसा प्योर सब्स्टिट्यूट मिलते। समझ रहे हो तुम लोग? हर मार्कर क्या दिखते हैं, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, प्योर सब्स्टिट्यूट दिखते हैं। मतलब बहुत रेयरली कुछ फ़र्क हो तो हो नेग्लिजिबल, ऐसा फ़र्क जो दिखता ही नहीं अपन को ज़्यादा। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ऐसा मार्केट होता है, मैन्युफैक्चर एंड सेल द होमोजीनियस प्रोडक्ट। इंडस्ट्री क्या करती है, मैन्युफैक्चर सेल करती है होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ही जैसे प्रोडक्ट बनाकर और बेचती है। नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, इस मार्केट में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट एग्जैक्टली सिमिलर होता है दूसरी फर्म के प्रोडक्ट। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसीलिए कोई ऐसे भी नहीं बोल सकता कि आप हमारी शॉप से माल ले जाओ, हमारी शॉप की क्वालिटी बहुत शानदार है, आपको हमारा जैसा प्रोडक्ट तो कहीं मिलेगा ही नहीं, आप पूरे मार्केट में तलाश कर लो। ऐसी लाइनें इस मार्केट में बोली नहीं जाती। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जो इमेजिनरी मार्केट है। ठीक है, इमेजिनरी मार्केट है, इसीलिए ऐसे मार्केट के अंदर अगर ये मार्केट है जैसा इन्होंने मार्केट बताया है, तो ऐसे मार्केट में सेलर तो ये बोल ही नहीं पाएगा कि बहन जी हमारे यहाँ से ले जाओ ये प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट तो सबसे बढ़िया शानदार है, ऐसी क्वालिटी तो आपको कहीं भी पूरा मार्केट घूम लो, ये सिर्फ हमारे इंदिरा मार्केट, गुमानपुरा, तलवंडी वगैरह में ही बोला जाता है ऐसी लाइन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आया फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ऐसा होता है जहाँ पर फर्म के एंट्री एग्जिट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी कोई भी नई फर्म आना चाहे आ सकती है, कोई भी पुरानी फर्म छोड़ के जाना चाहे जा सकती है। तुम एंट्री एग्जिट का एक ही मतलब समझते हो, क्या मतलब कि कोई नई फर्म आके खुली, नई फर्म आई तो वो एंट्री हुआ, और कोई फर्म पहले से ही है वो अपनी फर्म बंद करके चली गई वो एग्जिट हुआ, यही समझते हो ना बस एंट्री एग्जिट का मतलब, है ना सारे बच्चे। अब एक दूसरा मतलब समझाता हूँ। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है और मैंने कोल्ड ड्रिंक की फ्रिज भी लगा रखा है, मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही बेच रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखा कोल्ड ड्रिंक में इतना मार्जिन है नहीं, कुछ दम नहीं है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक का काम बंद कर दिया, तो उसे भी एग्जिट बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक के मार्केट से एग्जिट होना। शॉप तो वही है मेरी अभी भी, बस वो कोल्ड ड्रिंक वाला काम बंद कर दिया। इसीलिए जब मास्क और सैनिटाइज़र का टाइम आया था कोरोना वाला, ठीक है, तो सारी जो शॉप वाले थे ना, जो किराने विराने का सामान बेचते थे, ठेला चलाने वाले, वो फ्रूट वगैरह, उन्होंने भी वो सैनिटाइज़र मस्त रख रखे थे, मास्क रख रखे थे, वो फ्रूट वाले मास्क और सैनिटाइज़र बेचना शुरू कर रहे। ठीक है, तो सब अपनी दुकान में ऐसे लटका देते थे मास्क, जिसकी भी दुकान में जाओ मास्क लटके पड़े होंगे, सैनिटाइज़र की बोतल, मतलब जिसको देखो बेच रहा है सैनिटाइज़र और मास्क, बेचो ना, अपना क्या जा रहा है, समझे? हर कोई क्या बेच रहा है, मास्क और सैनिटाइज़र बेच रहा है। इसे बोलते हैं न्यू फर्म का मार्केट में एंटर होना, समझ रहे हो? नई नई फर्म्स का मार्केट में एंटर होना। एंटर का मतलब ये भी होता है। फिर देखा ना लोगों ने कि अब तो सारे बहादुर हो चुके हैं, कोरोना को घोल के पी चुके हैं। ठीक है,
तो उन्होंने देखा मास्क वास्क को तो कोई खरीदता नहीं है, सैनिटाइजर को तो कोई भाव भी नहीं देता, ठीक है। अब गंदे हाथ से ही खाना खाना पसंद करते हैं लोग, सैनिटाइजर वगैरह तो यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बंद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इस मार्केट से वो एग्जिट हो गए, यानी कि उन्होंने अपनी शॉप पे वो चीज़ रखना बंद कर दी। इसे भी एग्जिट बोलते हैं। ऐसे नहीं होता कि सैनिटाइजर मास्क की दुकान ही खुल गई एक पर्टिकुलर, वहाँ बिक रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो दुकान अब बंद हो चुकी है, अब नहीं बिक रहे। खुली भी होगी दुकान, मना नहीं कर रहा, मगर एंट्री एग्जिट के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग जो तुम समझते हो, दूसरा जो मैंने तुम्हें समझाया। तुम क्या समझते हो एंट्री एग्जिट का, कि नई शॉप का खुलना, पुरानी शॉप का बंद होना, ठीक है। मैंने क्या समझाया कि मार्केट में से अभी अपन ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक का भी काम अपन कर रहे हैं, अब अपन ने कोल्ड ड्रिंक का काम बंद कर दिया, तो कोल्ड ड्रिंक के मार्केट से एग्जिट हो गया अपन। समझ रहे बात, ठीक है। पर इंडस्ट्री में तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे अभी किसी ने सैनिटाइजर और मास्क की एक अलग ही इंडस्ट्री खोली है या कुछ खोली है। हाँ, ऐसा कर सकते हो ना। एंट्री एग्जिट के तो यही तो मतलब है, एक इंडस्ट्री खोली वो भी एंट्री एग्जिट कहलाता है। एंट्री हो गया, कोई इंडस्ट्री बंद कर देगा मास्क वगैरह की तो एग्जिट कहलाएगा, ठीक है। अब नई फर्म का यहाँ पर फ्री एंटर है और ओल्ड फर्म का फ्री एग्जिट है। फिर अपन ने टिक लगाया, व्हेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज सीन एंड ओल्ड फर्म एग्जिट द मार्केट व्हेन सफर लॉसेस। नई फर्म कब आती है, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और पुरानी फर्म कब जाती है, जब लॉस होता है। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है, करो स्टार्ट। बच्चों, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है, मान लो अगर मैं इसको 10 में बेच रहा हूँ ना, इस प्रोडक्ट को, इसको मैं मार्केट को 10 में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी भी शॉप है सारे लोग कितने में बेच रहे होंगे, 10 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। कोई भी 9 में नहीं बेचेगा, कोई भी 11 में नहीं बेचेगा। जहाँ किसी ने 9 में बेच दिया, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ऐसा होता है जहाँ पर बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है। क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज। अगर एक ने ही प्राइस 9 रुपया कर दी, तो जितने ही बायर है सबको पता पड़ जाएगा इसने 9 रुपया करी, और सेलर को भी पता पड़ जाएगा इसने 9 रुपया करी। अब सारे लोग किससे खरीदना पसंद करेंगे, हाँ 9 रुपये वाले से। तो जैसे ही बायर में जाएंगे सारी शॉप वाले अपनी प्राइस क्या कर देंगे, 9 रुपया। हो गई एक प्राइस, प्राइस तो एक ही रहेगी। अब कौन बेवकूफ़ 9 रुपया करेगा 10 का, करेगा? उसको याद है 9 कर दूंगा मैं। तो परफेक्ट नॉलेज है सबको, बायर और सेलर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट को ऐसा इमेजिन, ऐसा बताया गया है कि जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, टू मच कॉम्पिटिशन, ठीक है, और परफेक्ट नॉलेज। हर किसी को मार्केट के बारे में क्या है, परफेक्ट नॉलेज। तो कोई भी एक सेलर प्राइस कम करेगा तो ये सब बायर और सब सेलर को पता पड़ जाएगा। अब बायर उससे खरीदने जाएंगे 9 रुपये वाले से, होश में सारे बच्चे। अब बायर 9 रुपये वाले से खरीदने जाएंगे, किससे, 9 रुपये वाले से। तो सारे सेलर अपनी प्राइस क्या कर देंगे, 9 रुपये। अब वापस सब एक जैसे हो गए। उसे 9 रुपया फ़ायदा उठाने के लिए किया, उठा ही नहीं पाया। समझ गए ये बात? चलो अब दूसरी बात बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ना तो किसी को प्रॉफिट होता है और ना ही किसी को लॉस होता है। अब तुम बोले प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होता, तो करते क्या ये लोग? बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट कहा गया है। क्या कहा गया है? नॉर्मल प्रॉफिट कहा गया है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होता, वैसे तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी 1 लाख की इनकम है, 80,000 का, 1 लाख की इनकम है और 80,000 का खर्चा है। ये इनकम, ये एक्सपेंस। प्रॉफिट कितना हुआ प्यारे बच्चों? 20,000, ठीक है। ये अकाउंटिंग कॉस्ट ली मैंने, अकाउंटिंग कॉस्ट यानी अकाउंटिंग खर्चा लिया, ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अपन इस प्रॉफिट को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? अकाउंटिंग के हिसाब से तो प्रॉफिट होता है, 20 का भी होता है, 30 का भी होता है, 50 का भी होता है, ठीक है। अब इको क्या करता है? कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ले लेता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ले लेता है। वो 20,000 ही होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या आता है? इकोनॉमिक्स प्रॉफिट 0, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही क्या बोला गया है? नॉर्मल
प्रॉफिट। हर फर्म 20,000 कमा रही है, यानी तुमने जो रुपया लगाया उससे 20,000 ही कमा सकते हैं, बस वो नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि तुम उसको कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तब भी कितना कमा लोगे? 20,000 कमा लोगे। ठीक है, तो तुम बिजनेस करके 20 कमा रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करते वहाँ से 20 कमाते हैं, तो बिजनेस के चक्कर में तुमने इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई? 20,000 आई। तुम एक बिजनेस कर रहे हो जिससे तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? 20,000। जिस रुपए से बिजनेस करते हो उसको कहीं लगा देते तो वहाँ से 20 ही कमाते। ठीक है, तो बिजनेस के चक्कर में कितना रुपया छोड़ दिया? 20,000 की इनकम छोड़ दी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। समझ में आता ही होगा। तो प्रॉफिट क्या हुआ? 0। नो प्रॉफिट नो लॉस। किसके हिसाब से? इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलता है। तो जब भी तुमसे इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला जाए कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, क्या कमा रही है? नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या बोलता है? इको नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बोलता ही है नहीं। अगर तुमसे ऐसा बोला जाए कि इकोनॉमिक्स के अंदर कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो तुम समझ लो ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस है, ये 0 वाला केस है। समझ रहे हो? नॉर्मल प्रॉफिट कमाना नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। वापस समझाओ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझा दूँ? देखो, तुम्हें जैसे एक जॉब का ऑफ़र आया 1 लाख का, तुमने जॉब छोड़ के बिज़नेस किया, बिज़नेस में तुम 1 लाख रुपया कमा के आए, तुमने पापा को दिखाया कि देखो 1 लाख कमा के आया मैं उससे बिज़नेस से। पापा ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब में भी देखो 1 लाख मिल ही जाता। ठीक है, तो ना ही बड़ी बात है ना ही छोटी बात है। ठीक है, 60,000 कमाते तो पापा बोलते बेवकूफ़ है तो ये तो बहुत छोटी बात है, 60,000 कमाना तो बहुत छोटी बात है। देखो तो 1 लाख की जॉब का ऑफर आया तो बेवकूफ़ है, 60 कमाने भी बेवकूफ़ बोल रहे हैं। समझ रहे हो? 1 20 कमाते तो पापा बोलते शाबाश बेटा 20 ज़्यादा कमा के लाया, ऐसा बोलते ना। यानी तुम्हारे 1 लाख कमाने को भी पापा क्या बोल रहे हैं? कोई बड़ी बात तो नहीं है यार। तुम बोल रहे हो छोटी बात भी नहीं है पापा, पापा के ना नहीं है छोटी बात, लेकिन बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, तो 1 लाख को ना तो प्रॉफिट मान रहे ना लॉस मान, नॉर्मल प्रॉफिट। तो तुमने कमाया तो 1 लाख ही अकाउंट के हिसाब से, लेकिन पापा है हमारे इकोनॉमिस्ट है पापा, उनके हिसाब से तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया और छोटा काम भी नहीं किया वैसे। ठीक है, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? वो जो नॉर्मल प्रॉफिट तुमने कमाया 1 लाख की जॉब छोड़ के, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे पापा बोलते हैं उसको कि नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल मतलब ये तो कोई भी कमा लेता है 1 लाख। तू बिजनेस करके कमा रहा है, तेरे दोस्त जॉब करके कमा रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तूने जो पढ़ाई करी उसके जॉब करके बंदे कमा रहे हैं 1 लाख, तू बिजनेस करे, कोई नॉर्मल बात है। तो नॉर्मल प्रॉफिट समझ गए क्या होता है? ठीक है, 12वीं कक्षा में भी समझाया तुम्हें, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का नाम लेकर। ठीक है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाता मैं। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट समझाने नहीं आया, अपन दूसरी चीज़ समझना है। बस नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में इतना याद रखना। अब जब भी अपन ऐसे बोलेंगे कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स में कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। समझ गए? नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जब भी बोला जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक, तो अकाउंटिंग के साथ इकोनॉमिक्स के हिसाब से कौन सा प्रॉफिट कमा रहा है? वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस बोले तो नॉर्मल प्रॉफिट समझ लेना, नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि इन दोनों चीज़ को एक साथ ही सोचा करो दिमाग, दोनों एक ही चीज़ है। नॉर्मल प्रॉफिट को ही क्या बोला गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से याद रखना। नॉर्मल बहुत काम आएगा ये, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मुझे बताओ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कई सारी फर्म है, एक फर्म 20,000 कमा रही है तो बाकी की फर्म कितना कमा रही होगी? सभी 20,000 कमा रहे हैं, कोई भी ज़्यादा कम नहीं कमा रहा। ठीक है, अब अगर मान लो सर क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 20 है,
फर्म भी 20 कमा रही है। ऐसा हो सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 हो, फर्म 50 कमाए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ये। ऐसा हो सकता है कि कम फर्म कमाए 50 और नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो 20,000। इस सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो सकता। 30,000 एक्स्ट्रा कमा सकती है क्या फर्म? एक्स्ट्रा नहीं सर, नहीं कमा सकता। अब सुनो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 30,000 एक्स्ट्रा कमा सकती है, इसको बोलेंगे अपन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? लेकिन फर्म ये कमा सकती है बट ओनली इन शॉर्ट रन, सिर्फ शॉर्ट रन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है फर्म शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो फर्म यानी हमेशा हमेशा के लिए फर्म तो क्या ही कमाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सर थोड़े टाइम के लिए क्यों? थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो दूसरी फर्म अट्रैक्ट हो जाएगी, दूसरी फर्म मार्केट में आएगी, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होती है ना। डिमांड बढ़ने से बढ़ती है ना प्राइस, सप्लाई बढ़ने से प्राइस। मैं सप्लाई बढ़ने से प्राइस पूछ रहा हूँ, प्राइस बढ़ने से सप्लाई नहीं पूछ रहा, समझो बात को। दोनों के आंसर अलग अलग है, ठीक है। तुम गुस्सा होने पे पापा के साथ क्या करते हो, पापा गुस्सा होने पे तुम्हारे साथ क्या करते हो, दोनों का एक जवाब नहीं आएगा, समझे। जब पापा गुस्सा हो गए तुम्हें एक थप्पड़ दे लेते खींच के, ठीक है। तुम पापा पे गुस्सा होंगे तो रिएक्शन अलग होगा ना, ठीक है। ऐसा नहीं होता सर पापा हम पे गुस्सा हो या हम पापा पे गुस्सा हो, रिएक्शन एक ही, ऐसा थोड़ी है, नहीं ना। बच्चों मैं तुमसे ऐसे कह रहा हूँ, प्राइस सप्लाई बढ़ने से प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, प्राइस बढ़ने सप्लाई का नहीं पूछ रहा, दोनों के इफेक्ट अलग अलग होंगे ना। कौन से समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर फर्म को जैसे ही ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, दूसरी फर्म एंटर हो जाती है, दूसरी फर्म एंटर हो गई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम, प्राइस कम, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या बन जाएगा दोबारा? नॉर्मल प्रॉफिट। सर क्या ऐसा हो सकता है फर्म कमाए 10,000 और ये हो 20,000 और लॉस हो जाए 10 का, लॉस हो जाए, लॉस हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट ओनली इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ही हो सकता है लॉस। अगर मान लो फर्म को लॉस होना शुरू होता है, ठीक है, किसी कारण से प्राइस गिर जाती है, लोग नहीं खरीदते प्रोडक्ट ज़्यादा, किसी वजह से प्राइस गिर जाती है, तो अब क्या होगा? फर्म एग्जिट करना शुरू कर देगी, एग्जिट करने सप्लाई कम, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ गई तो वापस लॉस से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओ। लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट ही आएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही आता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट और लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ही है यार, अरे 12 का कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ही है। एक मिनट, हाँ, तो फर्म कभी लॉस में भी गई तो वापस कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अपन ने एक चीज़ देखी, शॉर्ट रन में 3 केस हो सकते हैं, ये और ये, मतलब एक तरीके से शॉर्ट रन का तो ये 2 ही केस हुए, ये तो लॉन्ग रन का केस है, ठीक है। तो शॉर्ट रन के 3 केस हो सकते हैं, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और लॉस। लॉन्ग रन के कितने केस है? बस ये एक ही केस, इसलिए आगे मैं तुम्हें डायग्राम पढ़ाऊंगा। शॉर्ट रन में 3 पढ़ाऊंगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, 3 डायग्राम पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जब लॉन्ग रन के डायग्राम पढ़ाऊंगा तब एक ही पढ़ाऊंगा, कौन सा? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला डायग्राम। शॉर्ट रन के 3 पढ़ाऊंगा, लॉन्ग रन का एक ही पढ़ाऊंगा।
ठीक। चलो, फ्री एंट्री एग्जिट पे लिखा है नई फर्म एंटर होगी जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, पुरानी फर्म एग्जिट होगी जब लॉस आएगा। बढ़ो आगे। एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, सरकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता किसी भी तरह का। प्राइस डिटरमिन होती है किससे? डिमांड और सप्लाई फोर्स से डिटरमिन होती है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अभी ऊपर पढ़ा अपन ने, गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। प्राइस किससे डिटरमिन होती है? डिमांड सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक इंडस्ट्री एक फर्म। फर्म का मतलब इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ फर्म। एक जैसे नेचर के फर्म के ग्रुप को इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे जूते की दुकान है, कहीं पे कपड़े की दुकान है, सिर्फ कपड़े ही कपड़े, तो इंडस्ट्री कहलाएगी सारी मिलकर, ठीक है। तो फर्म और इंडस्ट्री में समझ में आया फ़र्क क्या होता है। अब प्राइस कौन डिटरमिन करता है, फर्म या इंडस्ट्री? प्राइस तो डिटरमिन होती है डिमांड सप्लाई फोर्स से, मगर ये प्राइस बनाता कौन है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर डिमांड सप्लाई देखी जाती है, इंडिविजुअल फर्म की नहीं। तो इंडस्ट्री होती है प्राइस मेकर। क्या होती है? मेकर। जो अपन ने अपने नोट्स के आखिरी पेज पे पढ़ेंगे, अपन इस चैप्टर के अपन आखिरी पेज पे ट्रिक लगाया था वो पढ़ेंगे। इंडस्ट्री होती है प्राइस मेकर और फर्म होती है प्राइस टेकर। बस वो लेगी प्राइस, जो भी प्राइस फिक्स हुई, यानी इसकी 10 रुपया फिक्स हो गई इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हर फर्म, इंडस्ट्री में जितनी फर्म है ना मार्कर वाली, वो सभी कितना रुपया लेगी इसका? 10 रुपया। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लेबर की बात करता हूँ, एग्जाम्पल में लेबर लेता हूँ। लेबर जहाँ जाना चाहे वहाँ चला जाएगा, जहाँ पर भी उसको ज़्यादा मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा। यहाँ वफादारी वगैरह वाली बात नहीं चलती। हमारे लेबर हमारे पास ही रहेंगे, कुछ भी हम कम देंगे तब भी हमारे पास रहेंगे, ज़्यादा देंगे तब भी हमारे पास, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जज्बात और भावना की बात नहीं चलती। समझ में आती है बात? क्या बोला? जज्बात और भावना की कोई बातें नहीं होती। यहाँ पर एक नॉर्मल रूल चलता है। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परफेक्टली मोबाइल माना गया है कि परफेक्ट मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी मतलब जो कहीं भी आ जा सके, कोई बिना रेस्ट्रिक्शन के। तो यहाँ पर किसी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेबर जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, जहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है उसको। फ्री टू गो फ्रॉम द मार्केट ऑफ लोअर प्राइस टू हायर प्राइस। लोअर प्राइस से हायर प्राइस के मार्केट में जाने में बिल्कुल फ्री, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन बता ही दिया। हर किसी को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है, सबको पता होता है क्या प्राइस चल रही है। कोई भी सेलर कम या ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही प्राइस मार्केट में रहता है। वो एक प्राइस की बात आ गई यूनिफॉर्म प्राइस। दो रीज़न है उसके। एक ही प्राइस क्यों रहती है? पहला कंप्लीट नॉलेज, सबको कंप्लीट नॉलेज है तो प्राइस चेंज हो नहीं सकती। दूसरा प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है। तुम महंगा क्या कहकर बेचोगे? तुम ऐसा कहकर तो बेच सकते मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। भाई तेरा अच्छा है ही नहीं, बहुत अच्छा है ही नहीं, अच्छा होगा भले, बहुत अच्छा कैसे हो सकता है? सबकी जब एक जैसे तो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्राइस होती है दो रीज़न से, परफेक्ट नॉलेज और होमोजीनियस प्रोडक्ट। इन दो वजह से सबको परफेक्ट नॉलेज है, चेंज कर ही सकते। मतलब ये कि यूनिफॉर्म प्राइस होने के दो रीज़न है। यूनिफॉर्म प्राइस होने के क्या रीज़न है? सपोज करो एक बंदा आया प्रोडक्ट खरीदने, एक बंदा आया फ्रूट खरीदने के लिए। हमने शक्ल देख के पहचान लिया, पहली बार आया, इसको कुछ पता भी नहीं है, तो उसको महंगा बेच दिया। तो नॉलेज ना होने पे महंगा बेच सकते हैं। तो यहाँ परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है दूसरे कंपेयर में। मतलब हम जो फ्रूट बेचते हैं ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बेचते हैं दूसरे कंपेयर में, तब भी हम उसका ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सारे एक जैसे बेचेंगे तो ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से भी चार्ज कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दो रीज़न बन लिए, कंप्लीट नॉलेज और होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से कभी प्रोडक्ट का चार्ज कम ज़्यादा नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट डिसीजन, कोई भी फर्म किसी दूसरे फर्म पे डिपेंड होकर डिसीजन नहीं लेता। डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फर्म्स डिसीजन, क्योंकि कोई भी फर्म किसी को इफेक्ट करती नहीं है। तो डिसीजन सारे कौन से होते हैं यहाँ पर? इंडिपेंडेंट। नॉर्मल प्रॉफिट इन, बढ़ जाओ आगे। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बच्चों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को
एजम्पशन माना गया, एक एजम्पशन लेते हैं हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, सबसे बड़ा एजम्पशन क्या कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तभी जाकर क्या होगा मार्केट में एक प्राइस चलेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज़ीरो मानोगे कि होती नहीं है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तभी जाकर क्या बढ़ेगी, एक प्राइस चलेगी। अगर ज़ीरो मानोगे तो एक प्राइस मार्केट में चलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम ज़्यादा हो गई अगर तो प्राइस चेंज होगी ना, ठीक है। इसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या माना गया है, ज़ीरो, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अपन ने परफेक्ट मार्केट देख लिया कैसा होता है, कैसा होता है, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्राइस, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, फ्री एंट्री और एग्जिट किसी के भी आने जाने में। तो दो तो परफेक्ट वाले हो गए, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। दो हो गए यूनिफॉर्म प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और उसकी प्राइस, बेचने वाले खरीदने वाले, ठीक है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, बेचने वाले खरीदने वाले, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे लॉन्ग रन में, और किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मार्केट से सप्लाई प्राइस डिटरमिन होगी, समझे। इतने सारे अपन उसके फीचर्स पढ़े। नीचे लिखा हुआ है फर्म और इंडस्ट्री में क्या मीनिंग है। फर्म इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं और इंडस्ट्री बोलते हैं टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म विच आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं अपन लोग मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। करें स्टार्ट, है टाइम अपने पास, ये चैप्टर खत्म करेंगे आज ही, नहीं वैसे इसके आगे का तो बहुत चलो फिर कल ही करेंगे इसे। आज मैंने तुम्हें परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट समझा दिया क्या होता है, ठीक है। अब अगर तुम इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो है, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हो 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर का नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। फिर दूसरे 24 का नाम है आएगा बेटा इंडेक्स आएगा, एक ना एक जगह आएगा। चैप्टर 23 का नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 24 का नाम है वही नाम है सेम जो 23 का नाम है, बस अंडर मोनोपोली आ जाएगा। 25 का भी वही नाम है अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। 26 का भी वही नाम है अंडर मोनोपोलिस्टिक। 27 का भी वही नाम है अंडर ओलिगोपोली। तो 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5। कल के दिन में 5 चैप्टर पढ़ा दूँ। मेरी बात सुन, मजाक कर रहा हूँ मैं, चैप्टर तो हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे का मतलब इन 5 चैप्टर में तुम क्या पढ़ने वाले हो तुम्हें कल ही पता पड़ जाएगा। पूरी समरी कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, कल मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ते तुम्हें पता पड़ जाएगा इनमें क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं तुम्हें 23 के अंदर 2 चीज़ पढ़ाऊंगा, जो एक में पढ़ा चुका यानी मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में पढ़ा चुका। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम के बारे में, और इसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा 5 कर्व, ठीक है। 2 कर्व इक्विलिब्रियम के सिखाऊंगा और 3 में तुम्हें सिखाऊंगा कंडीशन के, या कंडीशन ना बोल के इसको बोलता हूँ सिचुएशन के। 2 तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे इक्विलिब्रियम आते हैं, और 3 में तुम्हें सिखाऊंगा सिचुएशन की। 3 सिचुएशन, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और लॉस, इनके 3 कर्व सिखाऊंगा। तो 3 कर्व इनके सिखाऊंगा, 2 कर्व इक्विलिब्रियम के सिखाऊंगा, कुल मिला के 5 कर्व सिखाऊंगा। ये 2 चीज़ पढ़ाने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अब आगे जितने भी चैप्टर आएंगे 24, 25, 26, 27, हर चैप्टर में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मार्केट। हर चैप्टर में ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मार्केट समझा दूँगा तो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट होता है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कर्व भी आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के आने के, यानी ये
सारे चैप्टर एक ही यूनिट के अंदर आते हैं, मतलब 23 पढ़ लिया, सारे यूनिट पढ़ ली, ठीक है। अब मैं तुम्हें हर चैप्टर में यही कर सिखाऊंगा 5 एक ही जैसे, ठीक। बस थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क पड़ जाए, कर थोड़ा सा चेंज, यानी ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया तुमने, ये वाले 23 को पढ़ लिया तुमने, अच्छे से पढ़ लिया, मतलब समझ लो 1 2 3 4 सब हो गए चैप्टर, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ मुझे बताना है मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली, मार्केट क्या होता है ये बताना है, बस ये पढ़ाना रहेगा मुझे मार्केट, ठीक है। मतलब एक एक दिन में अपन 2 या 3 चैप्टर पढ़ सकते, एक दिन में सिर्फ मार्केट बताना रहेगा। 5 कर्व अगर अच्छे से पढ़ लिए तो किसी भी चैप्टर में भी दिक्कत नहीं आती। तो कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जिसमें मैं ये 5 कर्व तुम्हें सिखाऊंगा। इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल की, ठीक है। ये कर्व सीखने के बाद अपन इन सारे चैप्टर्स के अंदर कर्व के अंदर बस थोड़े बहुत जो चेंज आते हैं ना डिज़ाइन में, कि भाई ऐसे ना बन के थोड़ा ऐसे हो जाएगी लाइन, वो सिर्फ डिज़ाइन समझा दूंगा तो, ठीक। तो कल पढ़ेंगे अपन यही चैप्टर इक्विलिब्रियम वाला 5 कर्व, और कल इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।